हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग को बहुत ही ब्रीफली डिफाइन किया था। तो आप ये जो पूरा वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, 24 मिनट का है। अब मैं इसको इस वीडियो में जो इतना मैंने बहुत विस्तार से बताया था, इसको अब मैंने इसको एक टेबल में कन्वर्ट किया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि ये काफी बड़ा हो गया था। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए तो आपको इससे समझना पड़ेगा। इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। वो काफी ज्यादा हो जाता है, वो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे पढ़ो। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें। तो हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग क्या हुआ, तो डेवलप्ड थ्रू न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले जो हमारा आया था न्यूरल नेटवर्क, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, एआई एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व इनटू डीप लर्निंग। हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे और कहाँ तक पहुंचे, फुल मैंने या इसमें भी वो सब बताऊंगा जो ऊपर बताया था मैंने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम आता है 1943, आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल। ठीक है, इसको किसने, वारेन मैकलॉस, वाल्टर पिट्स, फर्स्ट मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन, फाउंडेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ये जर्नी जो अपनी स्टार्ट होती है 1943 में, जब हमारे ये क्या बोलते हैं को वॉरेन मैकलस एंड वॉल्टर पिट्स ने पहला आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल बनाया। उन्होंने ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह रिप्रेजेंट किया। जो उनका मतलब हमारा जो ब्रेन होता है, उसमें जो हमारे क्या कहते हैं न्यूरॉन्स में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, उसको इन्होंने इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यहीं से न्यूरल नेटवर्क की फाउंडेशन रखी गई। ठीक है, 1950 ट्यूरिंग टेस्ट बाय एलन ट्यूरिंग टेस्ट टू चेक इफ मशीन्स कैन शो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। ये बहुत ही सिंपल सी थी कि एलन ट्यूरिंग ने एक पावरफुल आइडिया दिया, ट्यूरिंग टेस्ट। उन्होंने सवाल उठाया, क्या मशीन इंसान की तरह सोच सकती है। ये आइडिया एआई के फ्यूचर का बेस बन गया। ठीक है, यहाँ से बना कि आज जो मशीन होती है इंसान की तरह जो उनकी थिंकिंग कराई जा सकती है, यहाँ से एआई इसका बेस, यहाँ जो एआई का बेस है यहाँ से बना। फिर आता है हमारा 1952 लर्निंग प्रोग्राम, आर्थर सैमुअल, प्रोग्राम दैट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, चेकर्स गेम। आर्थर सैमुअल ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो एक्सपीरियंस से लर्न करता था। वो चेकर्स गेम्स खेलता था और हर बार बेटर होता जाता था। ये मशीन लर्निंग का रियल एस्टेट था। तो जो हमारे ये थे, क्या नाम था इनका, आर्थर सैमुअल, इन्होंने यार एक चेकर्स गेम बनाया था ये। तो ये जो गेम था, ये जितना ज्यादा खेलता था, मतलब जितना ज्यादा इसका गेम पे लेके ट्रेनिंग दी जाती थी, उतना अच्छा सीखता जाता था। मतलब उसने अगर ठीक है पहली बार खेला वो गेम हार गया, लेकिन दूसरी बार जो उसने जो गलती की थी पहली बार, वो समझ गया भाई मैंने ये गलती की थी। वो उसने गलती से सीख लिया कि अब ये गलती नहीं करनी है। जो उसका एक्सपीरियंस था इम्प्रूव होता जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद जो 1957 और 58 में क्या होता, परसेप्ट्रॉन, फ्रैंक रोसेनब्लैट। कुछ साल तक यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा मतलब माहौल शांत रहा, रिसर्च चल रही थी, लेकिन कुछ खास मिल नहीं पा रहा था इनको। ठीक है, तो फिर 1957 में फ्रैंक रोसेनब्लैट ने परसेप्ट्रॉन डेवलप किया, पहला न्यूरल नेटवर्क जो खुद से लर्निंग कर सकता था। समझे आप, जो खुद से लर्निंग कर सकता था। इसका यूज पैटर्न और इमेज रिकॉग्नाइजेशन में होने लगा। जो हमारे ये थे फ्रैंक रोसेनबर्ग, इन्होंने बनाया भाई। इसका यूज कहाँ होने लगा, कहाँ मतलब यहाँ से क्या क्या चीजें यूज में आने लगी, इमेज रिकॉग्नाइजेशन जैसी चीजें चलन में आ गई। ठीक है, फिर आता है 1959 एडलाइन एंड मिडलाइन, बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड अर्ली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लाइक इटो कैंसलेशन। 1959 में बर्नार्ड विट्रो और अमेरिकन हॉफ ने एडलाइन और मेडलाइन डेवलप किए, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जैसे टेलीफोन इचो रिमूवल में यूज हुआ। टेलीफोन में इशू मतलब प्रॉब्लम्स आती थी लिसनिंग में, तो उन्होंने ये इन लोगों ने ऐसा प्रोग्राम रन किया कि मतलब जो आपकी आवाज आएगी वही आएगी, फालतू की चीज नहीं। ये भी एक अच्छी अचीवमेंट थी। फिर धीरे धीरे यहाँ से कुछ साल माहौल फिर शांत। फिर 1967 में नियरेस्ट निगेबर एल्गोरिदम। ठीक है, ये जो हमारी ये एल्गोरिदम थी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी बिटवीन डेटा पॉइंट्स। जो ये एल्गोरिदम थी, ये क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, जो क्लासिफिकेशन बेस्ड थी, जो एल्गोरिदम थी सिर्फ क्लासिफिकेशन बेस्ड बिटवीन डाटा पॉइंट्स। जो हमारे डाटा पॉइंट्स थे उनको सिमिलरिटी के बेस्ड पर क्लासिफाई करती थी। फिर आता है हमारा 1969
perceptron limitations, showed inability to solve complex problem led to AI winter। अब यहाँ पे जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आई 1969 में मार्विन मिन्स्की और सेमोर पेपर्ट ने प्रूव किया कि परसेप्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। इस वजह से रिसर्च स्लो हो गई। इस पीरियड को जो हमारा ये था लेड टू एआई विंटर। भाई इन्होंने बताया जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ये तो सॉल्व हो ही नहीं रही है, जैसे लाइक एक्स और ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एआई विंटर टाइम वो होता है जिसमें हमारे कुछ खास अचीवमेंट नहीं मिलती। जैसे एआई में काम चल रहा था, इसके बाद से इतने 1982 तक कुछ नहीं हुआ, मतलब रिसर्च चल रही थी, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब इसको एआई विंटर काल, जो एआई विंटर पीरियड होता है, इसको यही कहा गया। ठीक है, फिर आया भाई 1982 हॉपफील्ड नेटवर्क। जॉन हॉपफील्ड जो हमारे इनके खोज करता थे, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क विथ मेमोरी कैपेबिलिटीज। अब यहाँ पे भाई अचीवमेंट मिलती है इनको, कम बैक जिसको कहते हैं भाई, कम बैक हो गया भाई का। 1982 में जॉन हॉपीफील्ड नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया जो मेमोरी स्टोर कर सकता था। 1986 में बैक प्रोपगेशन आई, जो इसने सिर्फ ये बनाया कि जो हमारी मेमोरी थी स्टोर कर सकता था, जिसने पुरानी एक्टिविटीज थी उनकी मेमोरी। 1986 बैक प्रोपगेशन, जेफरी हिंटन इनेबल ट्रेनिंग ऑफ मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क्स। तो यहाँ तक अभी सिर्फ जो न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग हो रही थी सिंगल लेयर, यहाँ पे मल्टी लेयर ट्रेनिंग होने लगी। जोफ्री हिंटन ने बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम को पॉपुलर किया, जिसने मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना पॉसिबल बनाया। ये डीप लर्निंग का टर्निंग पॉइंट था। जो डीप लर्निंग का टर्निंग पॉइंट यहीं से आता है भाई। ठीक है, 1995 सुपर सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड इन्वेंट किसने किया? व्लादिमीर वेपनिक। पावरफुल सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। जो इन्होंने थे अपने व्लादिमीर मत समझना, व्लादिमीर वेपनिक ने सपोर्ट वेक्टर मशीन दिया, एक पावरफुल एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। 1997 डीप ब्लू आईबीएम चेस कंप्यूटर डिफिक्टेड बाय गैरी कैस्परोव सो एआई डिसीजन मेकिंग। 1997 में आईबीएम का डीप ब्लू कंप्यूटर ने वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को चेज में हरा दिया। एआई की पावर सबने देख ली यहाँ से भाई, ये तो बड़ा खतरनाक है, इसने खतरनाक बंदे को हरा दिया। 1998 डिजिट रिकॉग्नाइजेशन एटीएन बेल लेबोरेटरीज। यहाँ पे जो डिजिट रिकॉग्निशन इसने बनाया भाई हमारी, ये बहुत ही फेमस लैब थी, इसके बारे में पढ़ना। काफी चीजें यहाँ काफी चीजें खोज हुई है। रिकॉग्नाइज्ड हैंड रिटन डिजिट्स यूज्ड इन पोस्टल सर्विस में जो डिजिट्स लिख के आती थी, ये भाई एआई करने लगा भाई, ये लिखा है। ठीक है, यहाँ से रिकॉग्निशन नहीं लगा। रैपिड ग्रोथ, यहाँ से भाई हमारी थोड़ी सी ग्रोथ बहुत तेजी से हो गई, क्योंकि अब इंटरनेट भी आ चुका था, सब कुछ आ चुका था, बिग डाटा हो गया, जीपीयूज कंप्यूटेशंस अच्छी आ गई, एल्गोरिथम्स अच्छी मिल गई। तो बस इसकी भाई बहुत फास्ट इसका जो हुआ डेवलपमेंट, डीप लर्निंग, गूगल ब्रेन, डीप फेस, डीप माइंड, ओपन एआई, रेसनेट, ये सब चीजें आने लगी बिग डाटा जीपीयू जैसी की हेल्प से। तो क्या हो, मतलब ये चीज एक साथ इतनी तेजी से क्यों होने लगी? क्योंकि भाई बहुत सारा डाटा था हमारे पास आ गया, बहुत सारी एल्गोरिथम आ गई। 2012 में 2012 में गूगल का गूगल ब्रेन और एलेक्स नेट ने इमेज रिकॉग्नाइजेशन में रिवॉल्यूशन ला दिया। 2014 में फेसबुक का जो हमारा ये था फेसबुक का डीप फेस ने नियर ह्यूमन फेस रिकॉग्निशन अचीव किया। डीप माइंड ने जो हमारा ये डीप माइंड ने एडवांस एआई सिस्टम पर काम शुरू किया। 2015 में ओपन एआई जैसे भाई, ओपन एआई जिसने चैटजीपीटी बनाया, अभी ओपन एआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन आए और माइक्रोसॉफ्ट का रेसनेट और यूनेट जैसे मॉडल्स ने एआई को और पावरफुल बना दिए। जो हमारे रेसनेट, यूनेट 2016 में क्या होता है हमारे अल्फा गो में डीप माइंड का अल्फा गो का मतलब डीप माइंड ने की जो अल्फागो ने वर्ल्ड चैंपियन ली सेडोल को हरा दिया, जो एक हिस्टोरिक मोमेंट था। यहाँ से अल्फागो ने किसको हराया? ली सेडोल। 2020 तो भाई साहब यहाँ पे तो कितने सारे आपने सभी ने देखे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एनएलपी, इमेज वीडियो जनरेशन, यूज्ड इन चैटबॉट, ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, बहुत सारी चीजें आ गई। बस ये थी जो हमारी छोटी सी जर्नी थी, आपको मतलब एक छोटे से वीडियो में बताना चाहा। ठीक है, मुझे लगता है आपको इस समय आ गई होगी बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच।